नमस्कार। अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत प्रश्न बैंक के प्रश्नों की बात करेंगे। पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लीजिएगा। पहले जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो प्रश्न हैं उनमें से पहला है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र। आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। कैल्कोजेंस जो तत्व हैं वो सोलहवें समूह के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है। तो यहाँ सोलहवें समूह के तत्व बनना है आपको। समूह 17 के तत्वों को सामान्यतः हेलोजन कहते हैं। क्लोरीन की खोज कार्ल विल्हेम सीले ने की थी। इनका माना जो खोज का श्रेय है इनको ही जाता है, सीले को। और सही जोड़ियों में जो 5 सही जोड़ियाँ दी हैं उनको देखिए। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, आपको इसमें से दा नंबर का लगाना है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में होता है। ये द्वितीय वर्ग का अभिकर्मक होता है। जब हम भाषण गुल्कों का परीक्षण करते हैं तो H2S गैस प्रवाहित की जाती है। नारंगी धूम CrO2Cl2 का होता है। क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का विरंजन ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप होता है। क्लोरीन रंगीन पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देती है। रासायनिक रूप से अक्रियाशील न होकर रासायनिक रूप से अक्रियाशील हैं जो उत्कृष्ट गैसों में होती हैं। ये यहाँ पे अक्रियाशील होना चाहिए। शाइन बोर्ड में जो गैस होती है वो नियोन गैस प्रयुक्त होती है। उसके नियोन लैंप्स होते हैं और उन लैंप से ही विज्ञापन होते हैं। उसमें उन लैंप्स में नियोन गैस भरी होती है। अब 5 अंक के प्रश्न हैं, तो 5 अंक के प्रश्नों को अब देखें। पहला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन करना है। तो इसका चित्र आप देख लीजिए। इस चित्र में प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो पहला तो होता है आपका उत्प्रेरक कक्ष, जिसमें प्लेटिनम की जालियां लगी रहती हैं और इसमें शुष्क वायु और अमोनिया का मिश्रण नीचे से यहाँ भेजा जाता है प्रेशर से। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम की जाली है, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उत्प्रेरण के द्वारा, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO बन जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड है यहाँ आकर के शीतलन कक्ष में ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद ये फिर ऑक्सीकरण कक्ष में पहुँचती है। यहाँ पे ऑक्सीजन रहती है और ये जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदल जाती है और ये नाइट्रोजन परऑक्साइड शोषक स्तंभ में पहुँचती है। जो शोषक स्तंभ होता है इसमें ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिराया जाता है और जैसे ये गैसें इसमें पहुँचती है NO2 गैस ऊपर से आने वाले जल में ये मिश्रित होकर के और नाइट्रिक अम्ल बना देती है और जो व्यर्थ गैसें हैं वो इधर से इस निकास नली से निकलती जाती हैं। और जैसे इसमें जो नाइट्रिक अम्ल बनता है ये बहुत तनु बनता है। यदि हम इसका सांद्रण करना होता है तो यहाँ पे हम जल के स्थान पे तनु HNO3 इसमें डाल देते हैं तो इसका और अधिक सांद्रण बढ़ जाता है। और जब हमें अति शुद्ध और अति शांत चाहिए होता है तो हम इसको फिर H2SO4 में से प्रवाहित करते हैं, वो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल में से प्रवाहित करते हैं तो इसका जो जल है वो उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें जो होने वाली क्रियाएं हैं वो आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे पहले में अमोनिया और शुष्क वायु का मिश्रण जब प्लेटिनम की जाली से गुजरता है तो उसके कक्ष में ये क्रिया होती है 4NH3 + 5O2 बराबर 6H2O + 4NO। इसके लिए 1070 केल्विन ताप चाहिए होता है और प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक का काम करती है। दूसरे स्टेप में इसको ठंडा करते हैं शीतलन कक्ष में और इसके बाद ऑक्सीजन से इसको मिश्रित कराया जाता है। तो जो ऑक्सीकरण कक्ष है उसमें एक क्रिया होती है 2NO + O2 बराबर 2NO2। तीसरे स्टेप में अवशोषक स्तंभ में ऑक्सीजन मिश्रित जल छिड़का जाता है जो कि NO2 को मिश्रित करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ये इसमें क्रिया होती है 4N2 + 2H2O + O2 बराबर 4HNO3। इस तरह से क्रियाएँ होती हैं। इस प्रकार जो तनु अम्ल प्राप्त होता है हम पुनः अवशोषण कक्ष में डाल देते हैं तो हमें लगभग 68% सांद्र HNO3 प्राप्त हो जाता है। हम इसी और अधिक सांद्र करना चाहें तो हम इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सांद्रित कर देते हैं। आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल में जल को ग्रहण करने की बहुत अत्यधिक क्षमता होती है
तो इसका जो जल है वो HNH2SO4 के द्वारा ले लिया जाएगा, तो जो शेष HNO3 बचेगा वो 98% तक प्योर होता है। अगला प्रश्न है 17वें समूह के तत्व कौन से हैं और इनके गुणों की विवेचना निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है आपको। इसमें 3 बिंदु दिए हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास, विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप जानते हैं 17वें समूह के तत्व हैलोजन कहलाते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। हैलोजन्स के नाम आप जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये जो 5 तत्व हैं ये हैलोजन के अंतर्गत आते हैं और आपको पता है हैलोजन मतलब होता है लवण बनाने वाली। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इनका जो अंतिम कक्ष का विन्यास होता है वो होता है NH2NP5। विन्यास होता है NH2NP5। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 2 2 4 6 10 5 15 2 17। ब्रोमीन 35 होता है इसका एटॉमिक नंबर और इसका विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p5। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 3 5 35। आयोडीन का होता है 53। तो इसमें आपको पता है 4d और जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 36 10 46 2 48 5 53। एस्टेटिन में 85 होता है इसका एटॉमिक नंबर, वही होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4f14। इसमें आपका 14 और जुड़ जाता है और उसमें 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5 यहाँ तक होता है। इसको जोड़ेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 और 4 50 और 10 60 2 62 और 6 68 10 78 2 80 और 5 85। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए पाँचों की। दूसरा है विद्युत ऋणात्मकता। तो जो हैलोजन तत्व होते हैं वो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, यानी इसमें जो हैलोजन तत्व है वो अपने आवर्त में सबसे अधिक विद्युत ऋणी होता है, क्योंकि इसमें अक्रिय गैस की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये बहुत आसानी से इसको ग्रहण कर लेता है। और इसमें फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। ये पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी हैं। इसका कारण है इसका सबसे छोटा आकार होना। सबसे छोटे आकार के कारण क्या होता है, धनावेश जो नाभिक है उसके सबसे नज़दीक होते हैं इलेक्ट्रॉन, आसानी से इसको आकर्षित कर लेता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो धीरे धीरे घटता जाता है, क्योंकि नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है और परमाणु आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण नाभिक से विद्युत आकर्षण कम हो जाता है और विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। और जो फ्लोरीन है इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है उसको स्केल में 4 मान दिया गया है। कितना दिया है? 4। तीसरा पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था। तो हैलोजन की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। लेकिन इसमें जो हैलोजन है केवल फ्लोरीन ऐसी है जो केवल ऋणात्मक का ऑक्सीकरण अवस्था बताती है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये धन 1 धन 3 धन 5 और धन 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाती हैं, और कुछ क्लोरीन ब्रोमीन है ये 6 और 4 भी दिखाती हैं। तो इनकी जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है वो फ्लोरीन में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा तत्व है, इसमें d ऑर्बिटल नहीं होती है और ये सबसे अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए ये किसी दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं, यानी इनका आयनन नहीं होता है, इसलिए ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है। बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन है, आयोडीन, यही अपने ऑक्सी अम्लों और अंतरहैलोजन यौगिकों में धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। जैसे अपन देखें तो आयोडीन फ्लोरीन के साथ लगभग सबके यौगिक बनते हैं। IF5 बनता, IF7 बनता, IF3 बनता। ऐसे ब्रोमीन के साथ भी इनके फ्लोरीन के साथ यौगिक बनते रहते हैं।
तो अंतःयोजन यौगिकों में और ऑक्सी अम्लों में इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो धनात्मक होती है। और जिनमें 4 होती है वो देखें हम, जैसे ClO2 है, ऑक्साइड है, इसमें क्लोरीन की 4 रहती है ऑक्सीकरण अवस्था। ब्रोमीन BrO2 इसमें इसकी भी 4 होती है। I2O4 इसमें इसकी भी 4 होती है आयोडीन की। Cl2O6 में क्लोरीन की धन 6 होती है, इसमें ब्रोमीन की धन 6 होती है। इस तरह से ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन क्या है। ओजोन बनाने की एक विधि, गुण और उपयोग लिखिए। आपको पता है ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। ओजोन वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये वायुमंडल में सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनके प्रभाव को रोकती है, उनको धरती पर आने से रोकती है। इसके बनाने की विधि में ऑक्सीजन युक्त वायु को किसी ओजोनाइजर में साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क यानी नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा बनाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन में नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होती है और 68 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है, यानी ये ऊष्मक्षेपी अपक्रिया है। इसीलिए इसको ओजोन बनाने के लिए हमें इसको ठंडा रखने की ज़रूरत होती है, यानी इसलिए इसको हम नीरव विद्युत विसर्जन द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें इसका ताप नहीं बढ़ने देना होता है और उसके लिए ब्रोडी ने जो ओजोनाइजर बनाया उसमें डाइल्यूट H2SO4 में एक यूनली को डाल करके नीरव विद्युत विसर्जन करके बनाया। उसका चित्र आपको नीचे दिखाया गया है। ये ब्रोडी का ओजोनाइजर है। इसमें जो यूनली है इसमें एक सिरा आपका सकरा है और दूसरा सिरा आपका एक चौड़ा है, और इसमें एक डबल नली है। इसमें शुष्क ऑक्सीजन भेजते हैं और इसको पूरे उपकरण को एक बीकर में रख लेते हैं और उसमें आपका 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। एक इलेक्ट्रोड यहाँ डाला, एक इलेक्ट्रोड इस तरफ डालते हैं, और जब इनमें दोनों हम बिजली लगाते हैं, विद्युत धारा बहाते हैं, तो इसमें विद्युत विसर्जन होता है और ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। और ये जो तरल सल्फ्यूरिक अम्ल है ये शीतलक का काम करता है। इसकी भौतिक गुणों की बात करें अगर, तो ये दुर्गंध युक्त होती है। इस दुर्गंध से विशेष दुर्गंध इसमें आती है और ये हल्के नीले रंग की गैस है। इसको जब ठंडा करते हैं तो ये गहरी नीली हो जाती है, और जब और ठंडा करते हैं तो ठोस बैगनी काला ठोस बन जाता है। इसकी जो वायुमंडल में इसका जो प्रदूषण है, यदि माने सांस लेने में यदि 100 ppm से अधिक हो जाती है तो ये मनुष्य के लिए हानिकारक हो जाती है, जहरीली होती है, सर दर्द और उत्पन्न हो जाता है इससे। इसका गलनांक है 112.4 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 249.7 डिग्री सेल्सियस। रासायनिक गुणों की बात करें तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होती है। ये आसानी से नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है, इसलिए ये किसी का भी ऑक्सीकरण आसानी से कर देती है, जैसे कि लेड सल्फाइड का ऑक्सीकरण लेड सल्फेट में कर देती है। यहाँ पे एक क्रिया होती है, ओजोन आसानी से एक नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है, यही इसका ऑक्सीकरण करती है। ये जो ओजोन की परत है, इसको आपको पता है CFC इसको नुकसान पहुंचाती है। सुपरसोनिक विमान से निकलने वाली जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, वो भी इसको नुकसान पहुंचाती है। इसकी उपस्थिति में NO2 में बदल जाती है और ओजोन ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो ये कुछ सामान्य से इसके रासायनिक गुण हैं और इसके उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में तो ये डिसइंफेक्टेंट, जीवाणुनाशी के रूप में बड़ी मात्रा में प्रयुक्त होती है। फल सब्जियों इत्यादि को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त होती है। तेलों, हाथी दांत, आटा है, स्टार्च इत्यादि के व्यंजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है और KNO4 के उत्पादन में भी ये प्रयुक्त होती है। ये पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीकृत करता है और बहुत सारे संतृप्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति को पहचानने में भी सहायक होती है। चौथा प्रश्न है उत्कृष्ट गैसें क्या हैं। इतनी 4 उत्कृष्ट गैसों की उपयोग लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं उत्कृष्ट गैसें वर्ग 18 के तत्व होते हैं। ये सामान्यतः अक्रिय होते हैं, इसलिए ये नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं और ये सभी सामान्य ताप पे गैसें हैं।
और ये इसमें से केवल जीनोन और क्रिप्टॉन ही बहुत कम यौगिक बनाते हैं, वो भी विशेष परिस्थितियों में। और क्योंकि इनकी आयरन एंथैल्पी अत्यधिक उच्च होती है, उनका स्टैक पूर्ण होता है। ये इनके नाम हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन। ये आपकी अक्रिय गैसें हैं, इनके संकेत हैं। हमें प्रश्न में पूछा गया हमें 4 गैसों के उपयोग लिखना है, तो आप पहले हीलियम के उपयोग देख लें। हीलियम हवा से हल्की होती है और ज्वलनशील होती है, इसलिए ये मौसम संबंधी परीक्षणों हेतु जो गुब्बारे आसमान में छोड़े जाते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। गहरे समुद्र में गोताखोरों को श्वास हेतु ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन रक्त में ज़्यादा घुलनशील होती है अधिक दाब में, इसलिए नाइट्रोजन को रिप्लेस करके इसमें हीलियम मिलाया जाता है। दमा के रोगियों को भी हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने के लिए दिया जाता है। वायुयान के टायर में भी हीलियम भरी जाती है। वर्तमान में जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो चिकित्सा में प्रयुक्त होती है, उसमें भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और ये जो शीतलकारी के रूप में जो गैस शीतलक नाभ के रिएक्टर होते हैं उनमें भी ये प्रयुक्त होती है। दूसरी गैस है नियॉन के ले लें आप। नियॉन में जो विज्ञापन का प्रदर्शन होता है, जो नियॉन लैंप होते हैं जिसमें विज्ञापन चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसमें जो प्रतिदीप्त बल्ब होते हैं उनमें अब जो यूट्यूब मार्क जो विसर्जन नलिका होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नियॉन लैंप कहलाते हैं। बॉटनिकल गार्डन या ग्रीन हाउस में भी नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज़ों के संकेतक के रूप में भी नियॉन बल्बों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस पर कोहरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये दूर से दिख जाता है। आर्गन को भी बल्बों में प्रयुक्त किया जाता है और नाइट्रोजन और आयरन के मिश्रण के रूप में बल्ब में भरा जाता है। उच्च तापीय धातु क्रम में भी अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए आर्गन का प्रयोग किया जाता है। धातुओं अपधातुओं में जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। क्रिप्टॉन के कोई बहुत विशेष उपयोग नहीं होते हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर ये आर्गन की जगह पर बल्बों में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लैश फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग होता है। हवाई जहाज़ उतारने के लिए जो संकेतक होते हैं उन बल्बों में भी क्रिप्टॉन का प्रयोग होता है। क्रिप्टॉन का जो बल्ब होता है 1 मिनट में 40 बार चमकता है। प्रतिदीप्त, तापदीप्त तथा विसर्जन लैंपों में भी इनका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है अमोनिया निर्माण की हैवर विधि को आवश्यक रेखाचित्र समझाइए। तो ये आपको अमोनिया निर्माण की हैवर विधि का चित्र इसमें दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए पहले स्टेप में ये 2 नलियों में से एक में आपने 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल नाइट्रोजन भेज रहे हैं। एक संपीड़क में भेजते हैं दोनों गैसों को। ये संपीड़ित होकर के ये गैसें उत्प्रेरक कक्ष में जाती हैं। उत्प्रेरक कक्ष में या तो निकल उत्प्रेरक होता है या फिर आयरन और मोलिब्डेनम का चूर्ण होता है, और या फिर फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। इन 3 में से कोई भी एक उत्प्रेरक होता है। इस उत्प्रेरक कक्ष में जाने पे अमोनिया बन जाती है और इसके साथ साथ में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहती है, क्योंकि जो अमोनिया निर्माण की जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, वो उत्क्रमणीय रिएक्शन है इसमें, इसलिए इसका मिश्रण होता है और उसमें कुछ मात्रा में अमोनिया भी रहती है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी रहती है। और ये भी एक ऊष्मक्षेपीय क्रिया है। तो जैसे ही उत्प्रेरक कक्ष में जाने पर जो अमोनिया उसका मिश्रण जाता है तो इसको इसमें जो कूलर है यानी शीतलक है, इसमें इसके माध्यम से हम भेजते हैं तो इसमें द्रव अमोनिया इसमें एकत्रित हो जाती है, और जो शेष नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है हम पुनः इस पंप के माध्यम से फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। देखिए पहले ये मिश्रण यहाँ आया इस पंप के माध्यम से, संपीड़क के माध्यम से ये गया, पहले उत्प्रेरक कक्ष में आया, यहाँ पे अमोनिया बनी और साथ साथ में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिश्रण भी इसमें रहेगा। जैसे शीतलक को पहुँचता है तो अमोनिया ठंडी होकर के द्रव के रूप में चेंज हो जाती है, और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बचती है वो दोबारा इसका पुनः चक्रण करते हैं पंप के माध्यम से, फिर से इसको कंप्रेस करके फिर से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस बार बार होती रहती है। इसी दौरान बीच बीच में अमोनिया को निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे जो ली शातेलिए का नियम है उसके अनुसार यदि हम
दबाव को बढ़ाएं और ताप को कम करें तो अमोनिया का उत्पादन अधिक होता है, और बीच बीच में अमोनिया को निकालते जाएं तो ये प्रोसेस हमें अधिक अमोनिया उत्पादन में सहयोग करेगी। इस तरह से ये कुछ प्रश्नों की